नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो योगी 2.0 सरकार ने आज विधानसभा में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगात है। आइए जानते हैं इस बजट में किस वर्ग को क्या कुछ मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने का ऐलान किया गया है। ये है बजट के बड़े ऐलान। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत अनाज, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइन नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण के लिए 6,571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना लाई गई। योजना में गाँव में सोलर लाइट लगाएगी सरकार। अयोध्या में सूर्य कुंड विकास को 140 करोड़, कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट, आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ का बजट, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़, बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी। बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़, वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन्स या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। युवा अधिवक्ताओं को कार्य की शुरुआती 3 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60.20 लाख क्विंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह किया गया। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह की गई। दुग्ध उत्पादकों के लिए नंद बाबा पुरस्कार शुरू होगा। मथुरा में 3,000 लीटर का नया डेयरी प्लांट लगेगा। अयोध्या में सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन। 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। इधर योगी सरकार 2.0 ने आज विधानसभा में अपना बजट पेश किया। बजट के बाद तमाम विपक्षी दलों के रिएक्शन भी देखने को मिले हैं। इसी को लेकर जनता टीवी ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश योगी 2 सरकार का आज पहला बजट पेश हुआ है। 6.25 लाख करोड़ का है। भारी भरकम सरकार बता रही है और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी हैं। सरकार कह रही सबसे बड़ा अब तक का बजट है, किस तरीके से आप देखती हैं? पूरी तरह से निराशाजनक बजट है ये। आंकड़े भले ही बड़े कर दिए हो, सरकार ने 6.25 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, पर कहीं भी इस बजट में कोई भी रोड मैप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। पिछली जो योजनाएं चल रही थी उन्हीं को रिपैकेज करके आपने उसमें दे दिया। कोई भी एक ऐसी योजना जो नौजवानों के रोजगार से संबंधित हो, किसानों के लिए हो, एजुकेशन से संबंधित हो या स्वास्थ्य से, ऐसी कोई भी बड़ी योजना इस सरकार ने इस बजट में उसका कहीं प्रावधान नहीं किया है। कहाँ है 33% महिलाओं का आरक्षण जिसकी लगातार हम मांग करते रहे?
तो पूरी तरह से जो सरकार ने चुनाव के पहले वायदे भी किए थे वो भी खोखले साबित हुए। सीएम योगी कह रहे थे कि 130 संकल्प पत्र में हमने जनता से वादे किए थे चुनाव से पहले, जिसमें 97 इसी बजट में मैंने उसमें जगह दी है। निश्चित रूप से उम्मीदों का बजट है, सबके विकास का बजट है। अब मैंने तो बजट सुना और बजट पढ़ा और बजट देखा भी। कोई भी ऐसी चीज मैं दोहराना चाहती हूँ कि जो पहले चल रही थी, जो सरकार ने जो चला रही थी, उसको ही उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब इन्होंने कहा कि हम हर जिले मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कितनी बड़ी परिहास का विषय है कि अगर हर जिले मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हम सब उसका स्वागत करते हैं, पर उसमें डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, उसमें टीचर्स कहाँ से आएंगे? तो ये तो आप एक भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे पर वो क्रियाशील तो हो नहीं सकता है। इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर्स जो बने हुए हैं वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है। तीसरी ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं कुछ? मैं कह रही हूँ कि उसमें इन्होंने पिछली जब पार्ट 1 सरकार थी तो उन्होंने कहा था 20 लाख नौकरी हम हर साल देंगे, और इसी विधानसभा में अंतिम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम 4.25 लाख 4.5 लाख रोजगार सरकारी नौकरियां दे पाए हैं। तो ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा की थी वो पूरी नहीं कर पाए। कि डबल इंजन की सरकार, जहां पे पूरा केंद्र सरकार का समर्थन है प्रदेश सरकार को, उस वहां पे भी सरकार कुछ नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। शुक्रिया। तो मोना मिश्रा जी थी जिनका कहना था कि पूरे बजट पे मार्किंग की कोई उपस्थिति नहीं है, माइनस मार्किंग होनी चाहिए। जिस तरीके से जनता की उम्मीदें थी, शायद उस जो उम्मीदें जनता की थी वो उस पर नहीं पूरी हो पाई बजट में। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। योगी 2.0 के बजट में किसानों के लिए कई सौगातें हैं। इसमें किसानों के लिए बिजली की दरों में छूट के साथ गन्ना भुगतान के लिए भी 1000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने जो वादे किसानों के लिए मैनिफेस्टो में किए उसे कब पूरा करेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर किसानों का हित नहीं देखा जाएगा तो हम लोग अपने संगठन को तैयार कर जल्द ही बड़े आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट जारी किया है। 2.0 का आज बजट जारी हुआ। किसानों के लिए क्या है, इसके लिए ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी, प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के। आज बजट आया है, किसानों के लिए किस नज़र से देखते हैं? देखो, बजट में कागजों में लिखत पढ़त से वहाँ तक गांव तक नहीं कुछ जाता। जो सिंचाई की उन्होंने बात करी है, वो सिंचाई तो मुलायम सिंह के टाइम पर कर दी थी उन्होंने, सरकारी उसकी और नहर का पानी आपासी। इनको करना चाहिए। जो प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उसकी क्या योजना इनकी है? कहा है कि 50% करेंगे, उसमें 50% की छूट देंगे बिजली में। जो प्राइवेट किस चीज की छूट देंगे ना? प्राइवेट ट्यूबवेल्स प्रोजेक्ट दे रखी, छूट दे रखी, तो मीटर कहीं के लगा रहे भाई। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि पूरा हम बिजली पानी फ्री देंगे किसानों को। अब मीटर लगा रहे हैं, उसकी मीटर लगाने की योजनाएं क्या हैं? जब 50% की छूट दे दी तो फिर योजनाएं क्या हैं? 10 घंटे बिजली दे रहे, 50% की छूट दे रही, किसान ने मान ली। अब क्या चाहिए? मीटर लगा के क्या दिखाना चाहा? क्या उत्तराखंड की पॉलिसी लागू करेंगे? क्या हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वहाँ पर मीटर लगे हुए हैं? क्या पंजाब में बिजली फ्री है, वह पॉलिसी लागू करेंगे? तो कौन सी इख्तियार करेंगे? में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने क्या करा? कोई आंदोलन कर सकता था? तो कोई आंदोलन कर सकता था क्या? 1942 के अधिग्रहण को अधिग्रहण मान लेना आज की मौजूदा सरकार में, तो ये क्या अन्याय नहीं है? ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक बड़ा संघर्ष देश में होगा। फिर अन्याय के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई किसानों की लड़ी जाएगी। कब से शुरू होगा ये संघर्ष? कब देखने को होगा? किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, जाओ और आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ो। सरकार का बुलडोजर आवेगा, किसानों की जमीन छुटाएगा। तो क्या फिर वैसे ही जैसे आंदोलन किसानों का एक दिखा था, क्या उस तरह की एक तस्वीर फिर देखने को मिलेगी? देखेंगे तो भाई, जब जमीन किसान छुटवाने जाकर वे नहीं छोड़ तो क्या होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। राकेश टिकैत साहब है, इनका कहना है कि जो बजट आया है उसमें किसानों का बहुत हित नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में इंतजार किया जाएगा कि जो बजट में प्रावधान दिए गए हैं वो भी किस तरह से सड़क पर नजर आते हैं।
कैमरा पर्सन राजेश के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं बजट पेश होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। बीजेपी सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है, लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है। इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हमारा ये है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पे घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये एनसीआरबी का डाटा कहता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने आज याचिका खारिज करने की मांग की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में मुकदमा चलेगा या फिर नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान 1991 एक्ट का हवाला दिया। मुस्लिम पक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि शिवलिंग का अस्तित्व केवल कथित है, यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अफवाहों के चलते सार्वजनिक अशांति होती है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक आज मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू की, अभी उनकी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। मुस्लिम पक्ष अपना आर्गुमेंट कंटिन्यू कर रहा है। मंडे के लिए सुनवाई रखी गई। कौन सी आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस शुरू की और जो हमारी पेटिशंस थी उसके एक एक पैरा पढ़े जा रहे थे और अब कोर्ट ने सुनवाई, आज उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है, तो अब ये केस मंडे के लिए लगाएंगे। आज क्या रहा, आज पूरा क्या रहा? आज वो हमारी पेटिशन के एक एक पैरा पढ़ रहे थे और कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बहुत धैर्य से सुना। हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा जब उनकी बहस खत्म हो जाएगी। अभी इस केस की सुनवाई मंडे को रखी गई है 2 बजे। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले कपिल सिब्बल और जावेद अली खान ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल किया था। साल 2014 से 2020 तक सपा के राज्यसभा सदस्य रहे 59 साल के खान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव, अंबिका चौधरी और अन्य की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने बुधवार को ही सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, नौजवान किसान के सम्मान में। ये उन्होंने ट्वीट के माध्यम से आभार जताया है। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ये कहना है जयंत चौधरी का। आरएलडी नेता है जिन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए 20 जून 2022 को चुनाव होगा। चुनाव के लिए 2 जून को अधिसूचना जारी होगी। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 6 जुलाई को विधान परिषद की खाली हो रही सीटों को भरने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 9 जून निर्धारित की गई है। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 जून तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले पाएंगे। वहीं 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। जिन 13 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, उसमें से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही विधानसभा सदस्य चुने जाने के कारण इस्तीफा दे चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी विधान परिषद सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होंगे और 26 को नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद थे। आजमगढ़ की लोकसभा सीट से हालांकि करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रामपुर की लोकसभा सीट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सांसद थे। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने बताया कि उपचुनाव के लिए 30 मई को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 6 जून रखी गई है। 7 जून को नामांकनों की स्क्रूटनी की जाएगी और 9 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद सीतापुर के प्रिंसिपल ने स्कूल चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता और उनके बेटे हिमांशु गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि चेयरमैन की डिमांड पूरी न करने पर नौकरी से निकाल दिया और कई महीने का वेतन भी नहीं दिया। प्रिंसिपल राखी सिंह ने जानकारी दी है कि उन्होंने जयपुरिया की कई ब्रांचों में काम किया है, कई बार मेरा प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन सीतापुर ब्रांच में नियुक्ति के समय चेयरमैन ने जो सैलरी बताई थी वो नहीं दी। जब सैलरी के बारे में बात की गई तो चेयरमैन ने अनाप शनाप डिमांड भी किया था। तो प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता का बेटा हिमांशु गुप्ता भी मैसेंजर से गलत मैसेज भेजता था। को कॉल कर रहे थे लगभग दिसंबर में मेरे से गाड़ी में मिलने के लिए। रात मेरे को ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े थे कि मैं इनसे इनकी गाड़ी में मिलूं। मैंने इनसे पूछा रीज़न क्या है, तो बोले कि नहीं बस बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात क्या करनी है मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये स्कूल तो आते ही नहीं थे। तो मैं इनके पीछे, मैंने इनको उसके लिए भी मना करा। इन्होंने मुझे कई कॉल किए। मिस्टर हिमांशु ने कॉल में भी, लिस्ट में भी डिटेल्स आएंगे, इन्होंने मेरे को कई कॉल किए। मैंने इनका कॉल कट कर दिया। मैंने इनको इनका कॉल नहीं उठाया और मोबाइल साइलेंट पे कर दिया। बाद में इन्होंने जब मुझसे कॉल पे बात किया तो इन्होंने कहा कि मैडम आप खूबसूरत तो है पर दिमाग नहीं है आपके अंदर, आप लगता है ज़्यादा दिन नौकरी नहीं करना चाहती हैं। मैं इनकी चीज़ें उस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि ये चाहते क्या हैं। अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप मत आइए तो आप कम से कम टीचर तो भेज दीजिए कोई। मतलब मैं इनको वहाँ पे इनके बेटे के लिए गाड़ी में टीचर अवेलेबल करा दूँ, पिताजी के लिए स्कूल में अवेलेबल करा दूँ। मैं वहाँ बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, वहाँ पे कुछ अलग ही काम के लिए ये लोग मेरे से उम्मीद कर रहे थे, जिससे ये नाराज रहकर पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ इन लोगों ने रचा। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और पानी के लिए स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात चित्रकूट जिले में ग्रामीण इलाकों के हैं। क्या है इनकी समस्याएं और क्या है पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार की जमीनी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। धर्म और जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाले चित्रकूट के नेता काश कभी सूखे नलों और कुओं में झांक लेते तो चुल्लू भर पानी भी उनके लिए कम पड़ता। जी हाँ, चित्रकूट के कई गांव में जब तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचता है तो लोगों को पानी मिल पाना मतलब एक जंग लड़ने के बराबर होता है। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में विकास की बुनियाद मजबूत करने के लिए कई सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए ही लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गर्मी के इन हालातों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर जीवन यापन कर रहे हैं। जिन मासूमों को स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए वे अपने जीवन के लिए धूप में पानी भरने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक की है, जहां गर्मी आते ही कई गांव पानी की कमी से कराहने लगते हैं। गांव में बनाई गई करोड़ों की लागत से पीने के पानी की टंकी महज एक स्मारक के तौर पर रह गई है। इलाके में रहने वाले लगभग 1 लाख आदिवासी परिवार गर्मी के दिनों में पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के छोटे बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग भी पानी भरने के लिए भीषण गर्मी में पहाड़ों और जंगलों से गंदा पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। शाम होते ही ग्रामीणों को अगली सुबह की चिंता सताने लगती है, क्योंकि पानी भरने के लिए महिलाओं और बच्चियों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मारे ढकेले फ्री था ये के बोर ओहू के बोर कुकुरिया दौरी थे पानी के लिए, यहाँ पानी नहीं मिल रहा। इस बोर में लगभग 1-1 किलोमीटर ये लोग पानी पीने के लिए लेने जाते हैं और यहाँ के जो मुझे लगा कि यहाँ के प्रधान जो हैं
तो इतना प्रधानों के पास इतना पैसा आ रहा है। वर्तमान में मैं अभी खुली बैठक में भी मानिकपुर में भी गई थी, तो वहाँ ये कहा गया कि जितना पैसा आ रहा है आप पानी में लगाइए, आप नलों में लगाइए। फिर भी यहाँ की जब हालत देखी तो एकदम नल की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी अपने लेटर पैड में लिख के दूंगी शासन प्रशासन को कि यहाँ की जो समस्या है तो तत्काल निस्तारण किया जाए और नल तत्काल बनवाया जाए। अब किस गांव में कितने नल लगाए गए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कैलाहा गांव में 300 घर हैं, जिसके लिए 10 हैंडपंप हैं, जिनमें से 8 चल रहे हैं। कोलान में 22 परिवार हैं, जहां 2 नल लगे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, पर वास्तविकता में यहाँ 1 नल है, वो भी 10 सालों से खराब पड़ा है। एक नल फर्जी चल रहा है। भीमपुर कॉलोनी की बात करें तो यहाँ 25 परिवार हैं, जिसके लिए 5 नल लगे हैं, जिनमें से 3 चालू हैं। टीकापुरवा में 16 परिवार रहते हैं, यहाँ 2 नल लगे हैं और दोनों ही चालू हैं। मानिकपुर एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव के आंकड़ों के मुताबिक पूरे ब्लॉक में सरकारी पानी के तालाब 302 हैं और सरकारी हैंडपंप 3796। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 29 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां वाटर लेवल कम है और पानी की विकराल समस्या है। कई विलेजेस में पेयजल का संकट रहता है, तो इसमें हमारी पहले से ही एक बड़ी कार्य योजना इन सभी ग्राम पंचायतों को चिन्हित करके पहले से चलाई जा रही है और करीब 52 ग्राम पंचायतें जहाँ पे केस था तो वहाँ पे टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। टैंकर से पानी पहुंचाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सारा हाले हकीकत बयां कर रही है। जनता टीवी ने गांव का जायजा लिया तो पता चला कि गांव में हैंडपंप लगने के दावे सिर्फ कागजों पर हैं, जो हर बार होता है। सालों से कोई हैंडपंप नहीं लगा, जो पहले लगा है वो भी खराब है। गांव के 30 परिवारों के बीच में एक ही हैंडपंप लगा हुआ है, जिससे पानी भी नहीं आता। बीहड़ के पाठा में अगर पानी की समस्या से आपको अवगत कराएं तो यह कोई नई बात नहीं है। यहाँ सदियों से आम जनमानस पानी के लिए त्राहिमाम करता नजर आता है। हमारे पास एक हैंडपंप लगा है, देखेंगे कि आखिर उसकी हकीकत क्या है और किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। तो ये हैंडपंप है और 15 साल से इसकी जो दशा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो दशा है कि यहाँ पर पानी तो नहीं है, लेकिन इस हैंडपंप के जो पुर्जे हैं वो ज़रूर बेकार हो चुके हैं। आलम यह है कि यहाँ के 30 परिवार जो इसी हैंडपंप पर निर्भर हुआ करते हैं, आज वो दर पानी के लिए मोहताज नज़र आते हैं। जब अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाती है तो महज इनका जो कोरम है वह कागजों तक सीमित रहता है। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। इधर चंपावत उपचुनाव के अंतिम चरण में है। प्रचार के अंतिम दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मई को चंपावत में प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी है। योगी जी का उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता तो प्यार करती है, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और वो टनकपुर बनबसा अपना कार्यक्रम दे रहे हैं मोदी हमारे पुष्कर धामी जी के समर्थन में, तो निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ पार्टी को। हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि चेतक ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। सुबह तड़के गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध हालत में घूमते 2 बदमाशों को जैसे ही दबोचा, पीछे से आए उनके 2 साथियों ने पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाहियों को गंभीर चोट आई है। इनमें से एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।